एनएसएससी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। आज अपन फिर से जो 12 एग्रीकल्चर के अंदर जो भी बच्चे हैं इस साल जो एग्जाम देंगे उनके लिए जो हमने जो तैयार किए गए जो मॉडल पेपर थे उसका जो एग्रीकल्चर का जो सेकेंड जो मॉडल पेपर था उसकी अपन बात करते हैं। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर जो भी आपके जो रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस के आंसर की अपन बात करेंगे, उनकी पूरी डिस्कशन अपन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उन क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो देखिएगा, आपका जो सेकंड जो फर्स्ट अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने उसके क्वेश्चंस की अपन ने बात कर ली थी। आज जो आपका मॉडल पेपर जो सेकंड है जो आपके हॉर्टिकल्चर से संबंधित है उसकी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मॉडल पेपर जो सेकंड है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबसे पहले उनकी अपन बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिख रहा है कि पोमोलॉजी है, उस पोमोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है। कि आपका जैसे पोमोलॉजी है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे पोमोलॉजी है तो पोमोलॉजी में क्या है, अध्ययन है, वो अपन किसका करते हैं उसकी अपन क्या करेंगे, बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका फलों का है, सेकंड आपकी सब्जियों का है, थर्ड आपकी फूलों का है या उपरोक्त सभी। यानी किसका अपन अध्ययन करते हैं, फलों का, सब्जियों का, फूलों का या उपरोक्त सभी का अपन करते हैं। तो देखिएगा एक एक की अपन बात करेंगे। सब्जियों की अपन बात करते हैं तो सब्जियों के जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है ओलेरीकल्चर। इसमें किया जाता है आपकी ओलेरीकल्चर के अंदर करते हैं, ठीक है। और फूलों की अपन बात करें तो फूलों का जो अध्ययन है वो अपन करते हैं बेटा जी फ्लोरिकल्चर के अंदर। किसके अंदर करते हैं, फ्लोरिकल्चर के अंदर किया जाता है। तो फूलों का या फूलों की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। और आपके जैसे सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं उसको अपन कहते हैं क्या, ओलेरीकल्चर कहा जाता है। अब बच गया ऑप्शन एक, उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फलों, यानी फलों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका पोमोलॉजी कहलाता है। कभी आपको ये पूछ लिया जाए कि जैसे आपका पोमोलॉजी है, क्या है आपका पोमोलॉजी है, ये पोमोलॉजी शब्द किस भाषा का होता है। मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आ जाए तो ये होता है बेटा जी आपके ग्रीक भाषा का। किस भाषा का होता है, ग्रीक। लेकिन इस शब्द के अंदर अपन और थोड़ा सा और गहराई के अंदर जाए, इसका अपन इस शब्द का अपन विच्छेद करें तो विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्दों के अंदर बढ़ता है। दो शब्दों में किसमें, एक तो आता है जैसे आपका पोमो और दूसरा आता है बेटा जी कौन सा, आपका लॉजी। आपका ये जो पोमो आपको शब्द दिख रहा है वो तो कौन सी भाषा का शब्द होता है, आपका लैटिन का। और लॉजी है वो आपकी कौन सी भाषा का होता है, आपकी ग्रीक भाषा का शब्द होता है। यानी आपका ये पोमोलॉजी शब्द अपन इसको विच्छेदित करके अपन देखें तो ये शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हो। दो शब्द कौन से, एक तो आता है आपका कौन सा लैटिन और दूसरा आता है ब्राजील आपका कौन सा, ग्रीक। लेकिन जब ये शब्द जुड़ता है, जुड़ने के बाद में अपन देखें तो किसको आता है, ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द होता है। आपको और पूछ लिया जाए कि जैसे भाई पोमोलॉजी का जो जनक है वो जनक किसको कहते हैं, तो इसका जनक डॉक्टर के एल चड्डा को कहा जाता है। किसको कहते हैं आपके, डॉक्टर के एल चड्डा को कहा जाता है। तो पोमोलॉजी है जिसमें फलों की खेती का अध्ययन अपन करते हैं। पोमोलॉजी शब्द किस भाषा का है, तो ग्रीक। कितने भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, तो आपका लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। आपकी जनक की अपन बात करें तो डॉक्टर के एल चड्डा को अपन क्या कहते हैं, इसका जनक। वैसे अपन और अपन बात करें तो पोमोलॉजी है वो तीन प्रकार का होता है, जैसे फंडामेंटल पोमोलॉजी है, आपका कॉमर्शियल पोमोलॉजी है, या फिर आपका सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी है। सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी का जो जनक है वो अपन कहते हैं डी कैंडोले को कहा जाता है। लेकिन इतना नहीं पूछ देगा, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन देखें कि बाग लगाने के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है। यानी अपन बगीचा लगाते हैं तो बगीचा लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो विधि कौन सी अपन काम में लेते हैं, तो उसकी अपन बात करें तो सबसे देखिए पहले तो आती है प्रवाह विधि, नेक्स्ट आती है ड्रिप विधि, नेक्स्ट आती है आपकी नाली बनाकर, या आपकी आती है बेटा सी रिंग विधि। यानी कौन सी विधि है जो उपयुक्त विधि मानी जाती है। देखिएगा, रिंग या वलय विधि होती है, ये भी अपन बगीचा लगाने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त विधि पूछी है जिसमें सिंचाई के लिए मतलब उपयुक्त मतलब पानी भी वेस्ट नहीं हो, तो उस तरीके से अपन देखें तो आपकी जो ड्रिप विधि है वो अपन क्या करते हैं, बगीचा लगाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि मानी जाती है। वैसे अपन प्रवाह विधि अपन जैसे मतलब फ्लड विधि के अंदर देखें, सतही सिंचाइयों की विधियों के अंदर देखें तो आपकी कौन सी आती है, रिंग या वलय विधि आती है। ये थाला विधि भी होती है जो सतही सिंचाई के अंदर है। लेकिन सबसे उपयुक्त विधि की अपन बात करें जो ड्रिप विधि है, जो ये विधि कहां से आई है, आपके इजराइल से आई हुई है। उसकी खोज की अपन बात करें तो सिमका ब्लास्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी,
सिमका ब्लास्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें क्या होता है कि जैसे आप ड्रिप विधि के अंदर अपन उपयोग करते हैं, तो जहां आपका पौधा होगा वहीं ड्रॉपर या इसमें ई मीटर लगा होता है, वहीं क्या होता है बूंद बूंद के रूप में क्या होता है पानी टपकता रहता है पौधे के अंदर, और जो आपका जो पानी है उस पानी की भी क्या होती है बेटा जी बचत होती है, वेस्ट नहीं होता जल। तो इसलिए अपन बगीचे लगाने के लिए कौन सी विधि अपन काम लेंगे, आपकी ड्रिप विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन और बढ़े तो हमारे देश में फल और सब्जी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत जो भाग है वो खराब हो जाता है, यानी हमारे देश के अंदर जो टोटल ऑफ फल और सब्जियों का जो प्रोडक्शन होता है, तो देखेंगे विश्व के अंदर अपन देखें कि विश्व के अंदर आपके फल और जो सब्जियां होती हैं उन सब्जियों के उत्पादन में किसका पहला स्थान है, तो फर्स्ट जो स्थान आता है वो तो आता है बेटा जी चीन का, और दूसरा स्थान आता है वो किसका आता है आपके भारत का। अब भारत में जो टोटल फल और सब्जियां उत्पादित होती है तो इसका टोटल जो प्रोडक्शन होता है उस टोटल प्रोडक्शन का कितना प्रतिशत भाग है उसका अपन बिना उपयोग किए वो क्या हो जाता है खराब हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 10 से 15%, 25 से 30% है, 45 से 60% है, या 60% से अधिक है। तो बेटा जी 25 से 30% जो भाग होता है फल और सब्जियों का वो क्या होता है बेटा जी बिना उपयोग किए ही क्या होता है खराब होता है। अब बात की जाए खराब होता किसके द्वारा है, तो खराब होने के कारण बहुत हो सकते हैं। जैसे अपन ये फल परिरक्षण की दृष्टि से अपन देखें तो आपका एक वैज्ञानिक था जिसको अपन कहते हैं निकोल्स एपर्ट। क्या है, निकोल्स एपर्ट। निकोल्स एपर्ट ने क्या कहा कि फल और जो सब्जियां जो खराब होती हैं उनको खराब होने का जो कारण है वो कारण क्या बताया उन्होंने, हवा बताई, क्योंकि हवा में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो आपके क्या है फल और सब्जियों को क्या करते हैं खराब करने का काम में करते हैं। वैसे अपन देखें कि आपका जो टोटल फल और सब्जियों का जो प्रोडक्शन होता है तो उसमें जो आपकी फल और जो सब्जियां खराब किसके द्वारा होती हैं उसकी अपन बात करें तो आपका जो फल है उस फल का जो 30% जो भाग है वो तो होता है बेटा जी पेनिसिलियम, किसके द्वारा, पेनिसिलियम स्पीसीज नामक क्या आती है बेटा जी एक फफूंद आती है, उस फफूंद के द्वारा सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा जी फल खराब होते हैं। यानी फल सबसे ज्यादा खराब किसके द्वारा होंगे, फंगस या फफूंद के द्वारा खराब होते हैं। आपकी वेजिटेबल की अपन बात करें, सब्जियों की अपन बात करें तो टोटल जो सब्जियों का उत्पादन होता है उसका 36% भाग है वो किसके द्वारा होता है, इरवेनिया। क्या होता है, इरवेनिया क्रोटोलेरा, क्रोटोवोरा नामक जो जीवाणु आता है उस जीवाणु के द्वारा आपकी क्या होती है फल और सब्जियां क्या होती है बेटा जी खराब होती है। मतलब आपके जैसे फलों की अपन बात करें तो फल किसके द्वारा खराब होंगे, आपके पेनिसिलियम स्पीसीज नामक फंगस के द्वारा, और उसके बाद अपन सब्जियों की बात करें तो वो किसके द्वारा खराब होती है, आपकी जीवाणु के द्वारा सबसे ज्यादा खराब होती है। तो आपके मतलब भारत के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन होता है उस टोटल प्रोडक्शन का कितना प्रतिशत भाग है जो बिना उपयोग के खराब होता है, तो 25 से 30%। लेकिन बात ये की जाए कि आपके भारत के अंदर जो फल और सब्जियों का जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका कितना प्रतिशत परिरक्षण के काम में लेते हैं, तो 2 से 3% भाग है बेटा जी वो अपन क्या करते हैं फल परिरक्षण के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन आंसर इसका क्या माना जाएगा आपका 2 से 3%। चलिए इसी क्रम में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन और बढ़ते हैं कि पैक्टीन परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा जी, पैक्टीन जो परीक्षण है वो किया जाता है। तो पैक्टीन परीक्षण किससे करते हैं, आपके जेली थर्मामीटर से, जेल मीटर से, आपका लेक्टोमीटर से, आपका क्या होता है हाइड्रोमीटर से, किसके द्वारा अपन क्या करते हैं बेटा जी आपका पैक्टीन का जो परीक्षण है वो अपन करते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन अपनी बात करते हैं। जैसे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो आपका जैसे पैक्टीन जो परीक्षण किया जाता है वो किसके द्वारा अपन करते हैं। जैसे आपके जैसे 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, आपके जैसे जेली थर्मामीटर है, जेल मीटर है, लेक्टोमीटर है, आपका कौन सा हाइड्रोमीटर है। तो किसके द्वारा अपन करते हैं, पहले तो अपन बात करते हैं पैक्टीन जो परीक्षण है वो अपन करते हैं जेल मीटर के द्वारा, किसके द्वारा, जेल मीटर। लेकिन लेक्टोमीटर किसके काम आता है, तो लेक्टोमीटर आपके काम आता है जैसे दूध अपन बात करेंगे आगे, तो दूध में जो आपेक्षिक जो घनत्व मापते हैं, क्या होता है आपेक्षिक जो घनत्व मापते हैं उस आपेक्षिक घनत्व के लिए अपन क्या करते हैं लेक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। अब लेक्टोमीटर में अपन आपेक्षिक घनत्व क्यों मापते हैं, तो आपका जो दूध होता है उस दूध में कितना पानी है, उसमें किसी सपेटा दूध की कितनी प्रतिशत मिलावट की गई है, इसलिए अपन क्या करते हैं उसमें पानी की मात्रा को ज्ञात करने के लिए उसमें आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर क्या अपन है, तो इसके हाइड्रोमीटर की अपन बात करें तो आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए काम लेते हैं। क्या मापने के लिए, आपेक्षिक जो घनत्व है उस घनत्व को मापने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर। एक होता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर होता है उससे अपन क्या मापते हैं, आर्द्रता को मापते हैं। किसको मापते हैं, आर्द्रता। लेकिन जो पैक्टीन है, पैक्टीन युक्त जो फल होते हैं उन फलों से
क्या बनाया जाता है, तो पेक्टिन युक्त जो फल होते हैं उनसे बनाते हैं अपन जेली। तो जेली बनाने के लिए किस प्रकार के फलों की आवश्यकता होती है, अपन को पेक्टिन युक्त फलों की आवश्यकता होती है। और फलों में अपन बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जो आपकी जो जेली है वो किसके फल से बनाई जाती है, अमरूद से, क्योंकि अमरूद में क्या होती है, भरपूर मात्रा में क्या पाई जाती है, पेक्टिन। और पेक्टिन युक्त फलों से अपन क्या बनाते हैं बेटा जी, आपकी जेली। और उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा उपकरण काम लेते हैं, आपका जेल मीटर अपन काम में लेते हैं। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां, उस क्वेश्चन की अपन और बात करते हैं। देखिए तो टमाटर सॉस होता है, उस सॉस के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। मतलब टमाटर का सॉस, जैसे अपन केचप अपन बात करते हैं तो सॉस होता है, उस सॉस का जैसे टीएसएस की बात करें तो 15 से 16% टीएसएस होता है। लेकिन उसको परिरक्षित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, नमक का उपयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं, चीनी का उपयोग करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। तो परिरक्षण की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, परिरक्षण की बात आ रही है। तो आपका जैसे चीनी की अपन बात करें तो चीनी किसको परिरक्षित करता है, तो ये करता है बेटा जी, जैसे आपका मुरब्बा बनता है उसको परिरक्षित करता है, जैसे आपका जेम होता है उसको परिरक्षित करता है, जैसे आपकी जेली होती है उसको परिरक्षित करने का काम करता है। नमक की अपन बात करें तो नमक किसको परिरक्षित करता है, जैसे आपका अचार होता है, क्या होता है, अचार है, आपकी जो चटनी है उसको परिरक्षित करने का काम करता है। लेकिन पोटेशियम मेटाबाइट जो सल्फाइड होता है इसका उपयोग अपन किसके लिए करते हैं, तो पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड का उपयोग किया जाता है जैसे अपन रंगहीन जो उत्पाद होते हैं, कौन से उत्पाद होते हैं, रंगहीन उत्पाद होते हैं, उनको परिरक्षित करने के लिए। क्यों इसका रंग युक्त पदार्थों में उपयोग नहीं क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड में उपस्थित जो पोटास जो तत्व होता है वो क्या करता है बेटा जी, जैसे मान लो आपका कोई भी रंग युक्त जो पदार्थ है उसमें आपने इसका पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड में उपयोग कर दिया, तो उस उत्पाद को क्या कर देता है, उसको कलर या कलरलेस बना देता है, यानी रंग युक्त जो पदार्थ है उसको रंगहीन बनाने का ये काम करता है। इसलिए आपके जो कलरफुल होते हैं या अपन कहते हैं जो रंग युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको परिरक्षित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आपके सोडियम बेंजोएट का। जैसे टमाटर सॉस की अपन बात करें तो वो लाल कलर का होता है। अब टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो लाइकोपीन के कारण होता है। तो आपके टमाटर सॉस को परिरक्षित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, सोडियम बेंजोइड का अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। चलिए इसी क्रम में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बढ़े कि आंवले में पुष्पन का समय क्या है, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर। थोड़ी सी अपन बात करें आंवले की तो उसकी अपन देखिएगा, जैसे मानो कि आपका आंवला है, क्या है बेटा जी, आपका आंवला है। तो आंवले के अंदर अपन ये कहें कि आपके जो पुष्प है उस पुष्पन का समय की अपन बात करें तो पुष्पन आते कब है, तो वो आते हैं बसंत ऋतु के अंदर। कब आते हैं बेटा जी, बसंत ऋतु के अंदर आते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि आपके मार्च अप्रैल के अंदर आपके क्या आते हैं, इसमें पुष्प आते हैं। पुष्प की स्थिति को अपन और देखा जाए, क्या देखा जाए, आंवले के अंदर पुष्प की स्थिति को और अपन देखें तो पुष्प क्या होते हैं, जैसे मान लो अपन ये कहें कि आपका नर पुष्प है, आपका क्या है, मादा पुष्प है। ये एक पुष्प पे न रह के दोनों क्या होते हैं, अलग अलग पुष्प होते हैं, इनके क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं बेटा, इनके पुष्प होते हैं। आपके नर पुष्प होते हैं, ये तो क्या होते हैं, आपकी जो आंवले की जो शाखा होती है, शाखा की निचली सतह पर पाए जाते हैं। किस सतह पर पाए जाते हैं, निचली सतह पर पाए जाते हैं। लेकिन मादा पुष्पों की बात करें तो ये क्या होते हैं बेटा जी, शाखा के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। शाखा की किस सतह पर, ऊपरी सतह होती है, उस सतह के ऊपर ये आपके क्या होते हैं, पुष्प होते हैं। अब अपन ने ये कह दिया कि आंवले का जो पौधा है उस पौधे में फूल कब आते हैं, बसंत ऋतु के अंदर। और पुष्पों की अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो शाखा के निचली सतह पर तो नर पुष्प होते हैं और आपके शाखा की ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, मादा पुष्प होते हैं। अब ये पुष्प क्या होते हैं, आने के बाद में खिलते हैं और खिलने के बाद में इनमें क्या होता है बेटा जी, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन। निषेचन की अपन बात करें तो कौन सा परागण, पर परागण इसके अंदर पाया जाता है। क्या होता है, पर परागण। अब निषेचन की क्रिया होने के बाद में इसमें क्या होता है, युग्मक का निर्माण हो जाता है बेटा जी। किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। और युग्मक का निर्माण होते ही वो युग्मक किस अवस्था में चला जाता है, आपकी सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। किस अवस्था में चला जाता है, सुसुप्त अवस्था के अंदर चला जाता है, यानी डोरमेंसी अवस्था के अंदर चला जाता है। इसलिए यहां से आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा फल वृक्ष है जिसका फल डोरमेंस या सुसुप्त अवस्था में आता है, तो डोरमेंस या सुसुप्त अवस्था की बात करें तो वो किसके अंदर पाई जाती है बेटा जी, आपके आंवले के फल के अंदर पाई जाती है। अब मैंने क्या कहा कि फूल आए, फूल आने के बाद में क्या है, इसमें निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद में फल का निर्माण, युग्मक का निर्माण हो गया, युग्मक का निर्माण होने के बाद में सुसुप्त अवस्था में आ गया। अब सुसुप्त अवस्था आने के बाद में क्या होता है कि वर्षा ऋतु,
जैसे ही बरसात प्रारंभ होती है, वर्षा ऋतु की बात करें तो कब बेटा जी, आपके जुलाई अगस्त में। क्या बेटा सी, जुलाई अगस्त में इसकी आपकी आंवले के फल की जो सुसुप्त अवस्था है, वो सुसुप्त अवस्था क्या हो जाती है, वर्षा ऋतु के अंदर टूट जाती। क्या हो जाती बेटा जी, टूट जाती। टूटने के बाद में क्या होता है कि आपके आंवले का जो फल होता है, किसका फल होता है बेटा जी, आपके जो आंवले का जो फल होता है, उस आंवले के फल के अंदर क्या होता है, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास होता है। और विकास होने के बाद में आपके जो आंवले के जो फल हैं, वो आपके नवंबर दिसंबर माह के अंदर, कब बेटा जी, आपके नवंबर और दिसंबर माह के अंदर क्या हो जाते हैं, आंवले के फल पककर तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके आंवले के अंदर फल क्या होते हैं, परिपक्व। मैंने क्या कहा कि पहले तो अपन ने कहा कि आंवले के अंदर क्या होते हैं, पुष्प है वो बसंत ऋतु मार्च अप्रैल के अंदर आते हैं। उसके बाद में पुष्पों को अपन देखा कहाँ आते हैं, तो आंवले में जो नर पुष्प होते हैं वो तो शाखा की निचली सतह के अंदर आते हैं, और ऊपरी सतह पर जो पुष्प आते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, मादा पुष्प कहते हैं। उसके बाद में इनमें क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन कौन सा, अपन परागण की अपन बात करें तो पर परागण होता है। उसके बाद में निषेचन की क्रिया पूर्ण होने के बाद में इसमें फल का निर्माण होता है, यानी युग्मक का निर्माण हो जाता है। युग्मक निर्मित होते ही वो क्या होता है, डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी में जाने के बाद में आंवले के फल में कोई भी वृद्धि नहीं होती उसके फल के अंदर। जैसे ही उसके बाद में बरसात स्टार्ट होती है, वर्षा ऋतु में के अंदर, जुलाई अगस्त माह के अंदर, उसके बाद इसके फल में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास या वृद्धि होने स्टार्ट होती है। और उसके बाद आंवले के फल क्या होते हैं बेटा जी, नवंबर दिसंबर पककर क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इसी से ये क्वेश्चन आपका बना है कि आंवले का जो पौधा है, उस आंवले के पौधे के अंदर आपके जो पुष्प आते हैं, वो पुष्प कौन से माह के अंदर आते हैं। तो आपके जैसे जनवरी फरवरी है, मार्च अप्रैल है, जून जुलाई है, अक्टूबर नवंबर है, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा बेटा जी, आपका मार्च अप्रैल इसका होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आम का व्यवसायिक प्रसारण कौन सी विधि से करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में करेक्शन है। आम का व्यवसायिक प्रवर्धन होता है, वैसे तो अपन कहते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है बेटा। किसके द्वारा होता है, वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। लेकिन अब यहाँ कलम है, टिश्यू कल्चर है, गुटी है, तो इसमें अपन क्या मानेंगे, आंसर 20 माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आम की जगह यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये था कि अनार होता है, उस अनार का व्यवसायिक जो प्रसारण है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है। तो अनार का जो व्यवसायिक जो प्रवर्धन की अपन बात करें तो वो किसके द्वारा होता है, आपकी कलम के द्वारा भी होता है, गुट्टी दांत के द्वारा भी होता है। लेकिन जो कठोर जो तना कलम होता है उसके द्वारा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जो आम का अपन बात करें तो इसमें आंसर कौन सा मानेंगे, आपका 20 मानेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन और बढ़े कि पपीते के अंदर जो पर्ण कुंचन रोग होता है, कौन सा रोग होता है, पर्ण कुंचन रोग होता है। पर्ण कुंचन विषाणु जनित रोग होता है बेटा जी। एक आपको मैं बात बताता हूं, जैसे कोई भी आपका पादप हो, क्या हो, कोई भी पादप हो, उस पादप के अंदर अगर वायरस जनित कोई भी रोग हो रहा है, कौन सा रोग हो रहा है, वायरस जनित रोग हो रहा है, तो कोई भी पादप हो, चाहे फसल हो आपकी, कोई भी फल वृक्ष हो, जो भी वेजिटेबल हो, तो किसी भी पादप के अंदर अगर वायरस जनित रोग हो रहा है तो वो वायरस जनित रोग कभी स्वयं नहीं फैलता, स्वयं कभी भी नहीं फैलेगा, उसको फैलाया जाता है। अब पादपों में होने वाला जो वायरस, जो विषाणु जनित रोग होते हैं, वायरल डिजीज होते हैं, उनको फैलाने का काम करते हैं बेटा जी कीट करते हैं। कौन करते हैं, कीट। इसलिए तो आपने देखा होगा कि किसी भी पादप के अंदर या किसी भी फसल के अंदर, किसी भी फल वृक्ष के अंदर वायरल डिजीज होती है तो उसके रोकथाम के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं बेटा जी, कीटनाशी का उपयोग करते हैं। आज तक कोई भी, जैसे अपन फफूंद जनित रोगों की रोकथाम के लिए फफूंदनाशी अपन काम लेते हैं, जीवाणु जनित रोगों के लिए जीवाणु जनित आपके पेस्टिसाइड अपन यूज करते हैं, लेकिन वायरस जनित रोगों के लिए कोई भी वायरस नाशी रसायनों का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि आपके वायरस जनित रोगों को फैलाने का काम कौन करता है, कीट। इसलिए इस कीट को नष्ट करने के लिए अपन किसका उपयोग कर देते हैं, कीटनाशी। उसी प्रकार से आपके पपीते के अंदर पर्ण कुंचन रोग होता है तो उसको फैलाने का काम कौन करती है, आपकी सफेद मक्खी करती है, जिसको बेबेसिया टेबेसाई अपन इसको वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बात करते हैं कि जड़ उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जड़ उत्पन्न, जैसे मान लो कि आपने प्रवर्धन, अपन आपका टॉपिक है, उस प्रवर्धन में अपन कहते हैं कि कलम, कलम में कौन सा बेटा जी, तना कलम। आप पौधे की कोई भी शाखा है, उसको शाखा को आप मर्दा में रोपित करते हो तो उसमें जल्दी सी जड़ें उत्पन्न हो जाए। उन जड़ों को उत्पन्न करने के लिए अपन क्या करते हैं, आपकी जो शाखा या तना कलम आप काम में लेते हो तो उसका जो मर्दा में जो भाग रोपित करते हो उसको अपन क्या करते हैं, अपन इस हार्मोन से उपचारित करते हैं, उसके बाद में उसको मर्दा में रोपित करते हैं। अब आपका, मैं आपसे एक क्वेश्चन कहता हूं कि जो अपन कलम लगाते हैं तो कलम की जो टोटल लंबाई होगी, इस टोटल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग है वो अपन मर्दा में रोपित करते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं आता उसका नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो भी आपकी कलम है उस कलम का
कितना प्रतिशत भाग मृदा में रोपित करते हैं उसकी टोटल लंबाई का। लेकिन शीघ्र जड़ जो जड़ों के निर्माण के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, GA3 है आपका। IAA का पूरा नाम होता है बेटा जी इंडोल एसिटिक एसिड होता है। क्या नाम होता है आपका, इंडोल एसिटिक एसिड इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, आपका जैसे IBA की अपन बात करें तो IBA का नाम होता है इंडोल ब्यूटारिक, क्या होता है बेटा जी, ब्यूटारिक एसिड होता है। क्या होता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तो आपके जैसे IAA की बात करें तो ये तो एक प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन है, आपकी जड़ भी डेवलपमेंट करेगा, ग्रोथ को भी बढ़ाने का काम करेगा, आपके फल और जो फूल गिरते हैं उनको भी रोकने का काम करता है। लेकिन स्पेसिफिक रूप से इसने पूछा है कि जड़ उत्पन्न करने वाला, तो जड़ उत्पन्न करने वाला जो हार्मोन होता है उसको अपन कहते हैं बेटा जी IBA, और IBA का पूरा नाम होता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। आपको कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि IBA का व्यापारिक नाम क्या होता है, यानी आपका जैसे IBA की अपन बात करें कि IBA है, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है, तो पूरा नाम तो होता है इसका क्या, इंडोल ब्यूटारिक, क्या होता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है। लेकिन इसके व्यापारिक नाम की अपन बात करें, किसकी बात करें, व्यापारिक इसके ट्रेड नेम की अपन बात करें तो इसको अपन एक तो कहते हैं सेरोडेक्स, क्या कहते हैं बेटा जी, सेरोडेक्स कहते हैं। एक इसको अपन कहते हैं बेटा जी क्यूक रूट भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्यूक रूट भी कहा जाता है। तो इसका व्यापारिक नाम की अपन बात करें तो आपका सेरोडेक्स है, क्यूक रूट है, तो इसके व्यापारिक नाम में होते हैं। तो आपका जो जड़ उत्पन्न करने वाला जो हार्मोन की अपन बात करें तो वो हार्मोन कौन सा है, आपका IBA है। इसी क्रम में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़े तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है क्या, आपका जो नींबू वर्गीय जो फल होते हैं, नींबू है, उस नींबू के अंदर जो फलों को गिरने को रोकने का काम कौन करता है। आपके जैसे नींबू के अंदर जो फल है, फूल आते हैं, तो फूल है तो फूल फल बनने से पहले गिर जाते हैं, या आपका फल आता है वो डेवलपमेंट होने से पहले क्या हो जाता है, कच्ची अवस्था में गिर जाता है। तो गिरने से रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जैसे ऑप्शन में दे रखा आपका 2,4-D है, आपका IA है, आपका सेरेडेक्स है, आपका IB है। तो आपके देखिएगा कौन सा अपन काम में लेते हैं। तो आपके जैसे अपन बात करें जैसे 2,4-D है, तो 2,4-D की अपन बात करते हैं तो 2,4-D है, इसका पूरा नाम तो होता है क्या बेटा जी, 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या होगा, 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है इसका पूरा नाम। लेकिन आपका 2,4-D ये तो सर एक खरपतवार नाशी है, 2,4-D का उपयोग अपन हार्मोन के रूप में थोड़ी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2,4-D को सबसे पहले पादप हार्मोन के रूप में ही इसका खोज की गई थी। उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के अंदर, उसके बाद क्या है, इसका धीरे धीरे उपयोग हर्बिसाइड यानी खरपतवारों के नियंत्रण के लिए भी उपयोग करने लगे। अब कौन से खरपतवार, तो जो जिन खरपतवारों की पत्तियां क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं, उन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग करने लगे। लेकिन आपका ये 2,4-D है, वो दो काम करता है। दो काम क्या करता है, तो उसकी भी अपन बात करते हैं। तो 2,4-D सांद्रता के आधार पर, किसके आधार पे, सांद्रता के आधार पर ये दो तरीके के काम करेगा। दो तरीके के काम क्या करता है, तो देखिएगा, एक तो काम करता है ये पादप हार्मोन का, किसका काम करेगा बेटा जी, पादप हार्मोन का काम करेगा। और दूसरा ये काम करता है किसका, आपके खरपतवार नाशी का, किसका बेटा जी, खरपतवार नाशी का। खरपतवार जो भी फसलों में जो अनावश्यक जो पौधे होते हैं, जो घास फूस होते हैं, उनको नष्ट करने वाले जो रसायन होते हैं, उनको अपन खरपतवार नाशी या अपन क्या कहते हैं, हर्बिसाइड कहते हैं। अब पादप हार्मोन का काम कब करेगा, जब इसकी मात्रा आप कितनी लोगे बेटा जी, 20 ppm से कम मात्रा काम में लोगे। तो आप 2,4-D की मात्रा 20 ppm से कम लेते हो तो ये काम करता है पादप हार्मोन का। खरपतवार नाशी की बात करें तो जब आप इसकी मात्रा क्या लेते हो, 20 ppm से अधिक काम में लेते हो, तो ये किसका काम करता है बेटा जी, खरपतवार नाशी का। ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन होता है। ठीक है, तो आपका 2,4-D है वो दो तरीके के काम करता है। आपके 2,4-D का पूरा नाम अपन ने क्या कहा, 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड अपन ने कहा। 2,4-D सांद्रता के आधार पर जैसे पादप हार्मोन का काम कब करता है, जब इसकी मात्रा 20 ppm से कम लेते हैं, और अधिक लेते हैं तो खरपतवार नाशी का काम में करता है। अब उसी क्रम में अपन नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बात करें, IAA है, तो इसकी भाई अपन ने बात की कि इसका पूरा नाम क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड होता है। ये एक प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन है जो नेचुरल रूप से प्लांटों के अंदर बनता है।
आईबीए की अपन बात करें तो इसका इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है, ये जो जड़ उत्पन्न करने के लिए काम में आता है। सेरेडेक्स है वो इसी का व्यापारिक नाम होता है। अब बच गया कौन सा, आपका 2,4-D। तो 2,4-D क्या करता है, काम करने की अपन बात करें सर, इसका पादप हार्मोन में अपन काम में लेंगे या प्लांट हार्मोन के रूप में इसका यूज करते हैं, तो ये काम क्या करता है, तो एक तो ये फलों जो फूल आते हैं उस फूलों को गिरने से रोकने का काम करता है, एक आपके कच्ची अवस्था में फूल झड़ते हैं तो उनको भी गिरने से रोकने का काम करता है। कौन, आपका 2,4-D। इसलिए आपका आंसर कौन सा माना जाएगा, आपका 2,4-D का माना जाएगा। चलिए इसी क्रम में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बात करें कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा फल पैदा होता है। देखो सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाए जाने वाला जो फल होता है ना, वो तो होता है बेटा जी आम, लेकिन उत्पादन के हिसाब से अपन देखें तो उत्पादन के हिसाब से आता है बेटा जी आपका कौन सा, केला। तो इसमें आंसर आएगा कौन सा, आपका केला आपका आता है, जो सबसे ज्यादा पैदा भारत के अंदर होता है। आगे चलिएगा, भारत का कौन सा जिला जो छोटा नागपुर कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर किसको कहा जाता है, तो राजस्थान के अंदर अपन ये कहें कि सबसे ज्यादा जो संतरा है वो संतरा उत्पादित होता है बेटा जी झालावाड़। कहाँ होता है, झालावाड़ में उत्पादित होता है। और आपके राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध जो संतरा है वो भी कहाँ के हैं, झालावाड़ के। लेकिन भारत के अंदर अपन इसकी बात करें तो भारत में कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो वो है बेटा जी आपके नागपुर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध है। इसलिए नागपुर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संतरा है, इसलिए वहां से इसको पूछने लग गए कि भाई राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं, या राजस्थान का जो छोटा नागपुर किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको बेटा जी, आपके झालावाड़ को कहा जाता है। ठीक है, इसी क्रम में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बात करते हैं। देखो विषाणु रहित पौधे यानी विषाणु रोग रहित जो पौधे होते हैं वो कौन सी विधि से तैयार अपन करते हैं, मतलब विषाणु वायरस से जो रोग से जो मुक्त जो पौधे होते हैं उनको तैयार करने का कौन सा मेथड है। जैसे अपना एक टॉपिक आपका प्रोपोगेशन प्रवर्धन, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका आया है कि विषाणु रहित पौधे कौन सी विधि से अपन तैयार करते हैं, कलम के द्वारा, दाब के द्वारा, उपरोपण के द्वारा, उत्तक संवर्धन। आपका एक ही ऐसा मेथड है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, विषाणु रहित पौधे तैयार कर सकते हैं, और उस विधि का नाम क्या है, आपका टिश्यू कल्चर। इसमें क्या करते हैं, आपका जैसे पादप होता है, क्या होता है बेटा जी, पादप, उस पादप के परोह का, किसका बेटा जी, आपका जो कोई भी पादप है उस पादप का जो परोह भाग होता है, शीर्ष भाग अपन बोल सकते हैं, उसका शीर्ष विभज्योतक भाग अपन काम में लेते हैं। क्या काम लेते हैं, शीर्ष विभज्योतक जो भाग होता है वो भाग अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। किस प्रकार के पौधे तैयार करने के लिए बेटा जी, विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने के लिए। अब विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने के लिए किस तकनीक के द्वारा, तो आपकी टिश्यू कल्चर की एक तकनीक है जिसको अपन कहते हैं बेटा जी मेरी स्टेम तकनीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेरी स्टेम में, उसका नाम बता देते हैं कि आपका क्या नाम, उसका नाम होता है बेटा जी मेरी स्टेम कल्चर तकनीक काम में लेते हैं। कौन सी तकनीक काम में लेंगे, मेरी स्टेम कल्चर तकनीक अपन उसका उपयोग किया जाता है। तो मैंने क्या कहा कि विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने के लिए कौन सी मेथड अपन यूज करेंगे, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में अपन विषाणु मुक्त पौधे तैयार करने के लिए पादप की परोह का शीर्ष विभज्योतक अपन भाग अपन काम में लेते हैं, और काम में तो लेते हैं लेकिन किस तकनीक के द्वारा, तो उस तकनीक को अपन कहते हैं मेरी स्टेम कल्चर तकनीक। उसके द्वारा अपन विषाणु मुक्त पौधे तैयार करते हैं। जैसे आप केले का भी पौधा तैयार कर सकते हो, केले की एक किस्म आती है बेटा जी जिसको अपन कहते हैं ग्रेड नेने, और उस नेने का दूसरा नाम होता है Z9। वो एक विषाणु मुक्त पौधे तैयार, मतलब विषाणु मुक्त एक वेराइटी है केले की। इसके अलावा खजूर के भी हम पौधे तैयार कर सकते हैं, अनार के भी पौधे तैयार कर सकते हैं, वो है आपकी मेरी स्टेम तकनीक के द्वारा। तो आंसर इसका माना जाएगा आपका टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन देखिएगा, फल वृक्षों के लिए भूमि की गहराई होनी चाहिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आप कोई भी बगीचा लगाते हैं, तो बगीचा लगाते हैं तो अपन पौधे लगाते हैं, तो पौधे की जड़ें कहाँ है, मृदा, जितनी गहराई तक आपके पौधे की जड़ें जाएंगी तो वहां से पोषक तत्वों का, जल का अवशोषण करेंगे। इसलिए जहां भी अपन बगीचा लगाते हैं तो उस भूमि के अंदर 2 मीटर तक, कितने मीटर तक, 2 मीटर की गहराई पर कोई भी कठोर परत नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये पूछ रहा है कि जो फल वृक्षों के लिए भूमि अपन जो चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर आएगा बेटा जी आपकी 2 मीटर। 2 मीटर तक की गहराई तक किसी भी प्रकार की मृदा के अंदर कठोर परत नहीं होनी चाहिए। है तो उसके बाद में आपके फल वृक्षों की जड़ों का डेवलपमेंट मृदा के अंदर नहीं हो पाता, कम होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से काट छांट को इंग्लिश में कहते हैं बेटा जी प्रूनिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे पौधे की कोई भी रोगग्रस्त शाखाएं हैं
या फिर अपन क्या भी कोई सूखी टहनियां होती हैं, या फिर अपन प्राकृतिक रूप से जैसे अपन सामान्य तौर से अपन काट छाट करते हैं उसको अपन, लेकिन कुछ ऐसे फल वृक्ष होते हैं जिनमें फूल और फलों का जो निर्माण होता है ना, वो नई शाखाओं पे होता है। कौन सी शाखाओं पे होता है? नई शाखाओं पर। अब नई शाखाओं पर करने के लिए अपन क्या करते हैं, उन पौधों के अंदर हर साल अपन को क्या करनी पड़ती है? कटाई छटाई करनी पड़ती है। ऐसे कौन से? पपीता है, आम है, अमरूद है। तो ऐसा फल है बेटा जी आपका बेर। तो बेर में हर साल अपन को क्या करनी पड़ती है? प्रूनिंग क्रिया या काट छाट करनी पड़ती है। आपको यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फल वृक्ष है जिसमें बार बार या भारी प्रूनिंग की क्रिया की जाती है? वो फल वृक्ष कौन सा है? बेर। क्योंकि बेर में जितनी नई शाखाएं होंगी उतना ही उसमें क्या होगा? आपका बेर का उत्पादन होगा। तो इसका आंसर कौन सा माना जाएगा? आपका बेर माना जाएगा। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अपन बढ़ते हैं कि अनार का व्यवसायिक जो प्रसारण है वो कौन सी विधि से अपन करते हैं। यानी आपका अनार का जो व्यवसायिक जो प्रसारण है वो किस विधि के द्वारा करते हैं? जैसे बीज है, आपका गुट्टी है, आपका कलम है, या उत्तक संवर्धन है, वो किसके द्वारा अपन करते हैं? तो आपके जैसे अनार है तो अनार के अंदर किसके द्वारा करेंगे? देखिए एक तो कठोर जो तना कलम होता है उसके द्वारा भी अपन करते हैं, गुट्टी के द्वारा भी करते हैं। तो इसका आंसर माना जाएगा आपका कौन सा? गुट्टी। अपन तना कलम की अपन बात करें तो कठोर जो तना कलम होता है उसके द्वारा भी इसका क्या करते हैं? अपन प्रवर्धन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बात करें कि अंगूर के कौन से रोग निदान के लिए बोर्डो मिश्रण का खोज की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा अंगूर का रोग है जिसके लिए बोर्डो मिश्रण की खोज की गई थी? तो उस रोग को तो अपन मर्दोरोमिलासिता रोग कहते हैं। होता किसके द्वारा है बेटा जी? फफूंद के द्वारा ये रोग होता है। बोर्डो मिश्रण क्या है? एक फफूंदनाशी है। बोर्डो मिश्रण क्या है? एक फफूंदनाशी। क्या है बेटा जी आपका जो बोर्डो मिश्रण होता है? ये है एक क्या बेटा जी? फफूंदनाशी। क्या है? फफूंदनाशी है। आपका जो फफूंदनाशी है इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक है जिसको अपन कहते हैं पीए मिलारडेट। क्या कहते हैं बेटा जी? मिलारडेट नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसके निर्माण के लिए अपन उपयोग करते हैं बेटा जी, जैसे अपन एक तो काम में लेते हैं बेटा जी आपका पानी। क्या काम लेते हैं? पानी। एक काम का लेते हैं इसमें चूना। एक काम में लेते हैं आपका कॉपर सल्फेट। क्या काम लेते हैं? कॉपर सल्फेट काम में लेते हैं। और कॉपर सल्फेट को अपन कहते हैं बेटा जी नीला थोथा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला थोथा भी कहा जाता है। तो बोर्डो मिश्रण की खोज तो किसने की थी? पीए मिलारडेट ने। लेकिन किस फल वृक्ष की रोग की रोकथाम में? तो आपके अंगूर में जो मृदुरोमिलासिता रोग होता है जो फंगस के द्वारा होता है उसकी रोग की रोकथाम के लिए इसने की खोज की थी मिलारडेट ने। किसकी? बोर्डो मिश्रण की। और बोर्डो मिश्रण के निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं? पानी, चूना और आपका कौन सा? कॉपर सल्फेट। इन तीनों का ही मिश्रण इसके अंदर होता है। तो आपका इसका आंसर कौन सा होगा? मृदुरोमिलासिता रोग। चलिए इसी के नीचे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि पानक है, उस पानक क्या है? पेय पदार्थ है। क्या है आपका पानक? पेय पदार्थ है। और आपने ये कहें कि किस फल का लोकप्रिय पानक बनता है? तो आपकी संतरा के फलों का बनाया जाता है। तो आपकी इसका टीएसएस इसने पूछ रखा, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा की बात करें तो इसका टीएसएस होता है बेटा जी आपका 40। आपका 60 जो टीएसएस वो किसका होता है? तो आपकी जो जेली होती है उस जेली का टीएसएस कितना होता है बेटा जी? 65% होता है। लेकिन जेम का टीएसएस आपको पूछ लिया जाए तो जेम का टीएसएस होता है कितना बेटा जी? 68% होता है। कितना होता है? 68। चलिए सब्जी की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत रखा जाता है। यानी अपन जब सब्जियों की डिब्बाबंदी करते हैं तो डिब्बाबंदी के अंदर सब्जी आपकी जो डिब्बाबंदी अपन करते हैं तो उसमें अपन नमक की कितनी प्रतिशत रखे जाती है? तो देखिएगा सब्जियों की डिब्बाबंदी के अंदर जो नमक के जो घोल अपन काम में लेते हैं उस घोल को कहते हैं ब्राइन। और ब्राइन के घोल में नमक की मात्रा कितनी प्रतिशत रखी जाती है? आपकी 2%। ब्राइन क्या होता है? दो शब्द आपको परेशान करेंगे बेटा जी। एक तो होता है सिरप। सिरप तो होता है जो चीनी का जो घोल होता है। किसका घोल होता है? चीनी का जो घोल होता है जिसको अपन चाशनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाशनी। जो किसमें काम में ली जाती है? आपके फलों की डिब्बाबंदी। किसकी बंदी में? आपकी फलों की डिब्बाबंदी के अंदर काम में ली जाती है। लेकिन सब्जियों की डिब्बाबंदी में अपन किसका उपयोग करते हैं? नमक के घोल का। और नमक का जो घोल होता है उसको अपन क्या कहते हैं? ब्राइन। आपके ब्राइन के अंदर नमक की मात्रा कितनी होती है? 2% होती है। लेकिन आपको पूछ ले सर सिरप में कितनी होती है? तो सिरप में आपकी इसकी सांद्रता रखी जाती है बेटा जी कितनी? 20 से 55 ब्रिक्स तक इसकी सांद्रता रखी जाती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आपका 2%। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बात करते हैं। देखिएगा आपका फल उत्पादन को बढ़ावा देने वाली कौन सी क्रांति अपन स्टार्ट की थी? तो फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति। तो हरित क्रांति तो भाई अनाज उत्पादन के लिए बढ़ाने के लिए दी गई थी।
किसके उत्पादन के लिए? अनाज उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम ली। गोल क्रांति है वो आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम में ली गई थी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें इंद्रधनुषी, जिसको रेनबो क्रांति भी कहते हैं, ये तो आपके कृषि का जो क्षेत्र होता है उस कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम में या उसके विकास के लिए काम में ली गई थी। अब बच गया कौन सा? आपका सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम में ली गई थी, जिसको गोल्डन क्रांति भी अपन कहते हैं। लेकिन इसके जनक को आपको पूछ लिया जाए, सुनहरी क्रांति का जनक कौन है, तो आपका डॉक्टर के.एल. चड्ढा है बेटा जी। कौन है आपका? डॉक्टर के.एल. चड्ढा। लेकिन सुनहरी क्रांति, जैसे अपन कहते हैं कि हरित क्रांति है अनाज उत्पादन, अनाज वाली फसलें खूब सारी, लेकिन पर्टिकुलर कौन सी फसल के अनाज के उत्पादन को? तो गेहूं और चावल। वैसे आपको पर्टिकुलर ये पूछ लिया जाए कि सुनहरी क्रांति किस फल के उत्पादन को, तो बेटा जैसे सेब होता है उससे संबंधित ये क्रांति थी। लेकिन उसके बाद अपन ये सारे फलों के उत्पादन के लिए काम में लेने लग गए थे। इसका आंसर होगा आपका कौन सा? आपका सुनहरी क्रांति। चलिए इसके बाद अपन जो क्वेश्चन आपकी बात करेंगे, जो रिक्त स्थान के जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अपन बात कर ले। रिक्त स्थानों की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मादा अंगों के परिपक्व होने को क्या कहते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छा है, तो उसको समझने के लिए पहले आप इस बात को समझिएगा कि कोई भी पादप है, ये मानो कि आपका पादप है, इस पादप के अंदर एक पुष्प तो होता है जिसको अपन कहते हैं मादा पुष्प। क्या कहते हैं बेटा जी? ये मान लो कि आपका मादा पुष्प है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। और ये मानो कि आपका क्या है बेटा जी? आपका नर पुष्प है। ये क्या है? आपका नर पुष्प होता है, ठीक है। ये आपका नर पुष्प है। अब देखो कुछ पादपों के अंदर क्या होता है कि नर पुष्प और मादा पुष्प, इनके परिपक्व होने का या इनके आने का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। यानी इन दोनों ही पुष्पों के परिपक्व होने का, क्या बेटा जी? परिपक्व होने का जो समय है वो समय में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। और उस भिन्नता को अपन कहते हैं क्या? डाइकोगेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइकोगेमी कहा जाता है। अब डाइकोगेमी क्या है? यानी नर और मादा जो पुष्प होते हैं उनके परिपक्व काल में क्या होना? भिन्नता होना। दोनों ही क्या होते हैं? अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। कुछ पादपों में तो मादा पुष्प पहले आ जाता है, नर पुष्प बाद में आता है। कुछ पादपों में नर पुष्प पहले आ जाता है और मादा पुष्प क्या आता है? बाद में आता है। तो उस स्थिति को अपन डाइकोगेमी, इस डाइकोगेमी को दो भागों के अंदर बांटते हैं। दो भागों में किसमें? एक तो होता है बेटा जी आपका प्रोटोएंड्री। क्या होता है आपका? प्रोटोएंड्री। और एक होता है बेटा जी आपका क्या? प्रोटोगाइनी होता है। क्या होता है? प्रोटोगाइनी। अब प्रोटोएंड्री प्रोटोगाइनी क्या है? तो प्रोटोएंड्री तो कहता है कि नर पुष्प का पहले आना, नर पुष्प का क्या आना? पहले आना। और पहले आने के बाद में कौन सा पुष्प आता है बेटा जी? मादा पुष्प आता है। तो ऐसी स्थिति को अपन कहते हैं प्रोटोएंड्री। अब प्रोटोगाइनी क्या कहता है कि मादा पुष्प का क्या होना? पहले आना। और उसके बाद में किस पुष्प का आना बेटा जी? आपके नर पुष्प का आना। उस स्थिति को अपन कहते हैं प्रोटोगाइनी। तो मादा पुष्प का पहले आना या मादा अंगों का पहले परिपक्व होना क्या कहलाएगा? प्रोटोगाइनी। और नर अंगों का या नर पुष्प का पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है? प्रोटोएंड्री कहलाता है। तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि मादा अंगों के परिपक्व होने को अपन क्या कहते हैं? तो उसको अपन कहते हैं बेटा जी प्रोटोगाइनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाइनी। अगर यहाँ मादा की जगह नर आ जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोटोएंड्री करना पड़ेगा। अल्फांजो किस्म है, उस अल्फांजो किस्म की अपन बात करें तो उसकी उन्नत जो किस्में हैं वो किसकी है? अल्फांजो किस्म की उन्नत किस्म की अपन बात करें तो वो है आपकी किसकी बेटा जी? आम है। यानी आम की जो अल्फांजो किस्म जो सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है उसका नाम की क्या अपन बात करें तो उसका नाम है बेटा जी क्या? हाफूज नाम होता है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की अपन बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर की जो शुरुआत की अपन बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी बेटा जी 2005 के अंदर। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2005 के अंदर इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। उसके बाद अपन बात करें कि ग्राफ्टिंग का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है? तो इसकी अपन बात करें तो ग्राफ्टिंग का जो ऊपरी भाग है वो ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो उसके अपन देखें, देखो ग्राफ्टिंग होती है, क्या होती है बेटा जी? ग्राफ्टिंग होती है। वो ग्राफ्टिंग को अपन कहते हैं उपरोपण। क्या कहते हैं बेटा जी? उपरोपण कहा जाता है। ग्राफ्टिंग क्या है? दो भागों से मिलकर बनी होती। कितने भागों से मिलकर बनी होती है? दो भागों से मिलकर बनी होती है। दो भाग कौन से होते हैं बेटा जी? एक तो होता है आपका मूल ग्रंथ। क्या होता है?
मूलरंध्र और एक होता है बेटा जी आपका सांकुर होता है। मूलरंध्र वाला भाग क्या होता है, सांकुर वाला भाग क्या होता है, उसकी भी अपन बात करते हैं। जैसे देखिएगा आपका ये मानो कि कोई पौधा है, क्या है आपका, ये कोई पौधा है। इसको अपन पूरा स्ट्रक्चर बना के अपन देख लेते हैं। जैसे मान लो कि आपका ये पौधा है, इस पौधे पर इस प्रकार का आपने कट लगा दिया, ये आपका क्या है बेटा जी, जड़ युक्त भाग होता है। क्या होता है आपका, जड़ युक्त भाग भी होता है। ये जड़ युक्त जो भाग होता है वो होता है बेटा जी मूलरंध्र। क्या होता है, मूलरंध्र। इसके ऊपर जो शाखा अपन जोड़ेंगे उस शाखा को अपन क्या कहते हैं बेटा जी, आपका सांकुर शाखा उसको अपन कहते हैं। ये जो शाखा है वो क्या होती है बेटा जी, सांकुर शाखा होती है। अब सांकुर शाखा क्या होती है बेटा जी, उच्च गुणों वाली होती है। क्या होती है, उच्च गुणों वाली। और ये जो शाखा होती है वो क्या होती है बेटा जी, निम्न गुणों वाली होती है। अब निम्न गुणों वाले पादप को अपन ने किस में बदलेंगे, उच्च गुणों वाले पादप के अंदर इसको बदलेंगे। तो आपका जो मूलरंध्र है उसको अपन किस में बदलते हैं, यानी एक अच्छे पादप में बदलते हैं। तो नीचे वाला जो भाग है उसके ऊपर किस शाखा का प्रत्यारोपण करते हैं, सांकुर। सांकुर क्या होती है, अच्छे किस्म के पादप की शाखा होती है, उसको अपन ने कह दिया उच्च गुणों की शाखा। तो इनको अपन कट लगा के क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। अब मूलरंध्र पर सांकुर शाखा का प्रत्यारोपण करना ही क्या कहलाता है, आपका ग्राफ्टिंग उपरोपण। लेकिन ये जुड़ती कैसे, तो इनके अंदर पाई जाती है बेटा जी कैम्बियम परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कैम्बियम परत पाई जाती है। और कैम्बियम परत का क्या होता है बेटा जी, विभाजन होता है। और विभाजन होने के बाद में जो निर्माण है वो निर्माण किसका होता है बेटा सा, कैलिस का निर्माण होता है। और कैलिस का निर्माण होने के बाद में क्या होता है, ये आपस में दोनों भाग क्या हो जाते हैं, अपनी जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या होता है, एक नया पौधा इस पे तैयार हो जाता है। उस विधि को अपन कहते हैं क्या, ग्राफ्टिंग। तो आपका जो उपरोपणीय ग्राफ्टिंग का जो निचला जो भाग होता है वो निचला भाग तो कहलाता है क्या बेटा जी, आपका मूलरंध्र। और जो ऊपरी जो भाग होता है उस ऊपरी भाग को अपन कहते हैं बेटा जी सांकुर, या उच्च गुणों वाली जो शाखा होती है वो। चलिए इसी क्रम में अपन अपने क्वेश्चन पे अपन चलते हैं कि आपका ग्राफ्टिंग का जो ऊपरी भाग है वो ऊपरी भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बेटा जी आपका सांकुर शाखा कहलाती। क्या कहलाती है, सांकुर। नीचे वाला भाग पूछे जाए तो आपका मूलरंध्र। पाले के बचाव के लिए गंधक का घोल है, उस गंधक के घोल की मात्रा कितनी काम लेते हैं, तो 0.01% जो मात्रा है वो मात्रा अपन किसकी काम लेते हैं बेटा जी, H2SO4 होता है, या आपका सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है उसकी अपन मात्रा का अपन उपयोग किया जाता है। आईबी की अपन बात करें तो आईबी का पूरा नाम क्या होता है, आईबी का नाम होता है बेटा जी इंडोल है, आपका ब्यूटारिक है। क्या होता है बेटा जी, इंडोल आपका ब्यूटारिक। अपन पूरा लिख देते हैं इसका, इसका नाम होगा बेटा जी क्या, इंडोले ब्यूटारिक एसिड होता है। इसका व्यापारिक नाम की अपन बात करें तो सेरेडेक्स भी होता है, क्यूक्रूट भी होता है, और ये जड़ उत्पन्न करने के काम में आता है। अमरूद के वैज्ञानिक नाम की अपन बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सीडियम गवाजावा होता है। क्या होता है, सीडियम गवाजावा इसका वैज्ञानिक नाम में होता है। टमाटर सॉस के परिरक्षण के रूप में किसका उपयोग करते हैं, भाई रंग युक्त परिरक्षक पदार्थ, मतलब आपका कलरफुल है तो कलरफुल के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, तो इसके अंदर अपन उपयोग करते हैं बेटा जी सोडियम बेंजोइड का उपयोग किया जाता है। बेटा जी किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोइड अम्ल का उपयोग अपन करते हैं। जेम के टीएसएस की बात करें तो जेली का तो होता है 65 और जेम का टीएसएस होता है बेटा जी कितना प्रतिशत, आपका 68% होता है। पपीता, पपीता की वैज्ञानिक नाम की अपन बात करें तो केरी का पपाया होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि पौधरोपण का अंतर कितना रखते हैं, यानी आर इंटू जो पी होता है उसकी डिस्टेंस या जो दूरी है वो कितनी रखी जाती है, तो पपीता में जो दूरी रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 2 × 2 मीटर रखी जाती है। तो इस प्रकार से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये है आपके क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी खाली स्थान वाले जो क्वेश्चन है उनकी अपन ने बात कर ली है। तो ये आपके क्या है, आपके रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है वो अपन सारे की सारी बात कर ली। ये आपका क्या है, आपके एग्रीकल्चर का जो बोर्ड के पैटर्न के ऊपर आधारित जो मॉडल पेपर था, जो मोस्ट क्वेश्चन की अपन ने बात की, तो इसके आंसर है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या रिक्त स्थान में जो सबसे समस्या ज्यादा इनकी रहती है आपके, तो उनके अपन ने सॉल्यूशन की बात कर ली। इसी क्रम में जो नेक्स्ट क्लास होगी वो रहेगी आपकी एग्रीकल्चर का जो थर्ड जो पेपर आपका मॉडल पेपर, उसके अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।